सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि झारखंड बहुउद्देशीय कर्मी भर्ती जिसका गजट आप लोग के समक्ष प्रकाशित कर दिया जा चुका है। 6 नवंबर 2025 को इसका गजट प्रकाशित कर दिया जा चुका है। आज के इस वीडियो के माध्यम से गजट के द्वारा जो भी जानकारी प्रकाशित की गई है, कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एज लिमिट रखा गया है, क्या क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, साथ में मेरिट और वैकेंसी जिला वाइज आएगी। जेएसएससी की तरफ से एग्जामिनेशन लिया जाएगा, मेधा सूची कैसे क्या कुछ बनेगा, इन सभी विषयों पर हम लोग 1 बाय 1 डिटेल्स पूर्वक बातें करने वाले हैं। चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस नियमावली की। तो नियमावली का देखिए, झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी मल्टीपर्पस स्टाफ संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 कही जाएगी और इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण झारखंड में आप लोगों का राज्य में होगा। पद के विषय में यहाँ पे बतलाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। संवर्ग से तात्पर्य है सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के बहुउद्देशीय कर्मी। और खा में बात करते हैं, देखिए विभागीय विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों के बहुउद्देशीय कर्मी और राज्य के समरणालयों के बहुउद्देशीय कर्मी। तो इन 3 पे आप लोगों का जो ज्वाइनिंग होगा, देखिए एक तो आप लोग का सचिवालय स्तर पे और एक क्षेत्रीय कार्यालय, साथ में समरणालय जो 24 जिला के समरणालय है उस स्तर पर यहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि सैलरी इसमें क्या रहने वाला है, जो कि सबसे बड़ा एक अपने आप में मोटिवेशन का कार्य करता है। यदि हम लोग बात करते हैं बहुउद्देशीय कर्मी मल्टीपर्पस स्टाफ का सैलरी का, तो वेतन पे देखिए पे बैंड 1 के तहत आप लोग का 5200 से लेकर के 20,200 ग्रेड पे रहने वाला है। 1800 का ये ग्रेड पे रहेगा। लेवल 1 का ये सैलरी आप लोगों की समझ दिया जाएगा, जो कि ग्रुप डी समूह घ के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पे 5200 से 20,200 के बीच में आप लोगों का सैलरी रहने वाला है। यदि यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है, बहुउद्देशीय कर्मी यदि आप लोग बन जाते हैं, तो क्या क्या आप लोग को काम करने होंगे, उन सारे कार्यों को यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से बतलाया गया। देखिए, कार्यालय खोलना एवं बंद करना सबसे पहली ये जिम्मेदारी होगा। तो ये सबको अलग अलग वहाँ पे ड्यूटीज़ बांटे जाएंगे, किनको खोलना है, किनको बंद करना है। सामान्य स्वच्छता एवं रखरखाव का ध्यान रखना है। फाइल एंड दस्तावेज पहुंचाना इस ऑफिस से उस ऑफिस तक। निगरानी संबंधित कार्य होंगे। साथ में देखिए बाहरी कार्य कुछ होंगे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस या बैंक से संबंधित कुछ कार्य यहाँ पे भी आप लोग को दिए जा सकते हैं। संदेश वाहक के रूप में भी आप लोग को यहाँ पे, जैसे इस विभाग से उस विभाग तक कुछ जानकारियाँ पहुँचानी है, तो उसमें भी आप लोग को यहाँ पे किया जा सकता है। विभागीय कार्यालयों में फ़ोटोकॉपी करने का काम हो गया, फैक्स करने का काम, ईमेल करने के काम। यदि आप लोग के पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स क्वालिफ़िकेशन है कंप्यूटर्स का, टाइपिंग का, कोडिंग का, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, तो उसके लिए आप लोगों को अलग से प्राथमिकता दे करके कंप्यूटर सिस्टम में ही क्लर्क लेवल में भी आप लोगों को बैठाया जा सकता है। जैसा कि देखिए, प्रशाखा कार्यालयों में सचिवीय कार्य के इतर अन्य कार्य करने भी हो सकते हैं। कंप्यूटर पर जो भी कार्य शामिल है उसमें भी सहायता प्रदान आप लोगों की वहाँ पे होगी। साथ में यदि कोई ड्राइविंग में एक्सपर्ट है, उनके पास यदि हैवी लाइसेंस ये सब का है, तो देखिए वहाँ पे आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में वाहन का भी आप लोगों को रखा जा सकता है। और साथ में जो भी वरीय पदाधिकारी होंगे तो उनके द्वारा भी कुछ आप लोग का ऑफिशियल कार्य सौंपे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो देखिए मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान बोर्ड से मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि ये भर्ती आप लोग का 10वीं स्तर पर लाई जा रही है। देखिए, जो वैकेंसियाँ
सचिवालय स्तर पर आएंगी उसके लिए क्या प्रावधान है। देखिए, बहुउद्देशीय कर्मी के पदों पर सीधी भर्ती में आयोजन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य स्तरीय आरक्षण नीति एवं रोस्टर। जो सचिवालय स्तर पर वैकेंसी आएगी उसका रोस्टर कहाँ पर तैयार किया जाएगा, राज्य स्तरीय। तथा जो क्षेत्रीय कार्यालय एवं समरणालय जो सभी जिला में हैं के अंतर्गत बहुउद्देशीय कर्मी के पदों पर सीधी भर्ती में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय आरक्षण नीति एवं रोस्टर लागू होंगे। तो एक तो आप लोग का सचिवालय स्तर पर भर्ती लाई जाएगी जिसका रोस्टर राज्य स्तरीय होगा, और जो आप लोग का क्षेत्रीय कार्यालय और समरणालय स्तर पर भर्तियां आएंगी उसका रोस्टर आरक्षण नीति जिला स्तर पर की जाएगी। देखिए, यहाँ पे साफ तौर पर आप लोग को बतलाया गया है, बहुउद्देशीय कर्मी के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई 2 स्तर पर की जाएगी। कितने स्तर पर? 2 स्तर पर होगी। एक समरणालय स्तर पर, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को जानकारी दिया, समरणालय एक स्तर पर आप लोगों का होगा। विभिन्न समरणालय में बहुउद्देशीय कर्मी के पद नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित उपायुक्त के द्वारा की जाएगी। बहुउद्देशीय कर्मी के रिक्त पदों की जो गणना है 1 जनवरी को आधार मान करके किया जाएगा। कितने पद खाली हैं इसका सारा चीज़ रिपोर्ट तैयार करके यहाँ पे देखिए, जिलावार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, आयोग के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं स्तर संचालन नियमावली 2015 के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करते हुए मेधा साह विकल्प यहाँ पे आप इस चीज़ को, एक शब्द को आप लोग समझिए, मेधा साह विकल्प के आधार पर जिलावार अनुशंसा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के उपलब्ध कराई जाएगी। मेधा साह विकल्प कहने का तात्पर्य है कि जैसा कि आप लोगों का जो समरणालय स्तर पर जो भर्तियां आएगी वो आप लोगों को जिला वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले झारखंड पुलिस का आप लोग देखे होंगे, जिला का प्रीफरेंस छांटने के लिए दिया गया था। और जैसे फॉरेस्ट जो झारखंड वनरक्षी भर्ती होती है, जिला में आप लोगों का सिलेक्शन करने के लिए दिया जाता है कि आप किस जिला को प्राथमिकता देते हैं, किस जिला को नहीं, सीटों के अकॉर्डिंग। उसी तरह अभी जो आचार्य भर्ती परीक्षा हुआ है 1 to 5, 6 to 8, तो वहाँ पे भी 24 जिला का दिया गया था पोस्ट प्रीफरेंस। तो आप लोगों को किस जिला को प्राथमिकता, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो उस आधार पर मेधा साह विकल्प आप लोग के विकल्प के अनुसार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तो एक तो हो गया समरणालय स्तर पर। उसके बाद फिर यहाँ पे एक देखिए, मुख्यालय स्तर पर आप लोगों का नियुक्ति करवाया जाएगा। विभिन्न विभागों के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के बहुउद्देशीय कर्मी के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित विभाग के द्वारा की जाएगी। जो समरणालय स्तर पर होगी उसका किसके अधीन करवाया जाएगा, तो वो उपायुक्त के अधीन। और एक जो मुख्यालय के स्तर पर होगा, तो जैसे कि यहाँ पे सचिवालय बोला गया है या फिर क्षेत्रीय कार्यालय, तो वहाँ के जो विभाग होंगे तो उनके द्वारा ये चीज़ किया जाएगा। और इनका भी देखिए, सीटों की संख्या है वो 1 जनवरी मानकर ही तैयार करने की बात कही गई है। ठीक उसी प्रकार इनको भी सीटों का संख्या, ये सब सारा डाटा तैयार करने के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। उसके बाद देखिए, आयोग के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 10वीं स्तर संचालन नियमावली 2015 के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करते हुए अनुशंसा प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। और ये जो मुख्यालय स्तर पर होगी वैकेंसी, इसका जो मेधा सूची है वो पूरा आप लोगों का राज्य स्तरीय बनेगा झारखंड लेवल में। काहे कि यहाँ पे देखिए, उस आधार पर मेधा साह विकल्प का कुछ यहाँ जिक्र ही नहीं है। जैसा कि ऊपर में आप लोग यहाँ पे जिक्र देखे होंगे इस जगह पे, यहाँ पे जैसा कि देखिए, ये जो समरणालय स्तर पर भर्ती की बात कही गई है, तो यहाँ पे मेधा साह विकल्प इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है, बट ये मुख्यालय स्तर पर शामिल नहीं किया गया है। मीन्स कहने का तात्पर्य है, मुख्यालय स्तर पर जो आप लोग का सचिवालय स्तर पर आएगा उसका पूरा राज्य स्तरीय आप लोग का मेधा सूची तैयार किया जाएगा।
अब जो विभागीय कर्मचारी पहले से संविदा के आधार पर कार्यरत है तो उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्व की बात कही गई है। जैसा कि यदि हम लोग बात करते देखिए यहाँ पे साफ तौर पर कहा गया है, कुल पूर्णांक जितना भी टोटल नंबर होगा 1.5% अंक प्रति वर्ष प्रति कार्य वर्ष की दर से अधिमानता वेटेज दे होगा। मतलब एक वर्ष के लिए कितना 1.5% अंक दिए जाएंगे कुल प्राप्तांक अंक का। यदि कुल मान लिया जाए कि 100 नंबर का है तो एक साल के लिए कितना दिया जाएगा 1.5 नंबर। इसका जो 1.5% होगा 1.5 नंबर वो दिया जाएगा। और ये कितने कम से कम देखिए 5 वर्ष वो संविदा के आधार पर कार्य होंगे तभी ये चीज़ उन पर लागू किया जाएगा। यदि कोई 1 साल से काम कर रहा है, 2 साल से काम कर रहा है, 3 साल से काम कर रहा है, 4 साल से काम कर रहा है तो उनको इसका फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। जो कम से कम 5 साल या इससे अधिक कार्य करने वालों को ये चीज़ दिया जाएगा और अधिकतम 10 वर्ष तक के लिए ये नंबर दिए जाएंगे। तो कम से कम 5 साल तक वो संविदा के आधार पर कार्यरत है और जो नंबर दिया जाएगा वो अधिकतम 10 तक दिया जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम लोग न्यूनतम बात करते हैं तो 5 साल कम से कम यदि वो किया है तो उसको पूर्णांक पूरे नंबर का 7.5% अंक दिए जाएंगे और अधिकतम ये 10 वर्षों तक लागू है तो अधिकतम 15%। मीन्स कि यदि 100 नंबर का टोटल परीक्षा है तो यदि 5 साल कम से कम वो काम किए हैं और ये चीज़ 5 साल से ही लागू होगा तो यहाँ पे इसका जो 7.5 नंबर है उनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और वो यदि 10 वर्ष तक कोई संविदा के आधार पर कार्य किया है तो उनको यहाँ पे 15 नंबर का वेटेज देखने को मिलेगा। यदि कोई 10 साल से ज़्यादा काम किया है, 12 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे काम किया है को तो उसको भी अधिकतम यही नंबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई 15 साल काम किया है तो फिर उसका वो चीज़ का दिया जाएगा, वैसा नहीं। अधिकतम 15 नंबर तक ही उनको दिए जाएंगे। ये तो हो गया नंबर का वेटेज। साथ में देखिए उनको एज का भी रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिला है। उम्र सीमा में छूट की बात करते हैं तो देखिए अधिकतम उनको 10 वर्ष उम्र सीमा में छूट देने की बात कही गई है। उदाहरण स्वरूप बतलाया गया है यहाँ पे कि यदि मान लिया जाए कोई संविदा के आधार पर 8 वर्षों से निरंतर, और ये काम निरंतर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 1 साल काम किए फिर बीच में 2 साल गायब रहें उसके बाद फिर से आप अगला 2 साल के बाद काम किए तो वो चीज़ नहीं होगा। निरंतर काम करना चाहिए। यदि आप 8 वर्ष तक निरंतर काम किए हैं तो उनको फिर अधिकतम उम्र सीमा में 8 वर्ष की छूट दी जाएगी और ये अधिकतम 10 तक ही ये चीज़ दिया जाएगा, 10 वर्षों तक ही छूट दिया जाएगा। मान लेते हैं कि कोई 12 वर्ष तक काम किया है तो इनको 12 वर्ष का छूट नहीं दिया जाएगा, इनको भी 10 वर्ष तक ही छूट दिया जाएगा। यदि कोई रेगुलर 2 वर्ष तक कार्य किया है तो उनको तो 2 वर्ष का एज में छूट मिल जाएगा, लेकिन जो ऊपर नंबर वाला वेटेज की बात किए थे, इस वेटेज नंबर लेने के लिए कम से कम 5 वर्ष तक आपको वहाँ पे कार्य करना होगा। लेकिन एज का ये चीज़ तो आप लोगों को यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो ये हो गया उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जो कि पहले से संविदा के आधार पर कार्यरत है, उनको एज में भी छूट दिया जा रहा है। साथ में वैसा प्रावधान किया गया है ताकि उन लोगों को भी वैसा कुछ फीलिंग ना हो, तो उनके लिए भी नंबर का वेटेज रखा गया है। बाकी जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या रखा गया देखिए, 1 अगस्त जिस साल वैकेंसी आएगी 1 अगस्त से उम्र सीमा की गणना की जाएगी और मिनिमम कम से कम 18 साल इसमें होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा जब आप लोग का ये वैकेंसी जारी किया जाएगा तो उस वैकेंसी में अधिकतम उम्र सीमा की वहाँ पे चर्चा की हुई रहेगी। अब यहाँ पे देखिए परिवीक्षक का ये है परिवीक्षा अवधि जो कि 2 वर्ष का होता है। आखिरकार ये होता क्या है? तो ये होता है देखिए, ये हर एक सरकारी भर्ती में होती है। 2 साल तक आप लोग वहाँ पे हर एक भर्ती में आप लोग का ये चीज़ ऐड किया जाता है कि 2 वर्ष के बाद ही यहाँ पे आप लोग परमानेंट किए जाते हैं। 2 वर्ष के दरमियान आप लोग का पूरा फाइल चेक किया जाएगा, जो भी ड्यूटी जो भी दिए जाएंगे उस दौरान यदि आप लोग संतोषजनक पाए जाते हैं तो फिर आप लोग को परमानेंट किया जाएगा। असंतोषजनक आप लोग वहाँ पे
पाए जाते हैं तो आप लोगों के साथ फिर आप लोग को कुछ समय दिया जाएगा, आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। तो ये वैसे कुछ दिक्कत होता नहीं है, ये सिर्फ यूँ ही दिया जाता है। अन्यथा बहुत 1-2 अपवाद में निकल जाते हैं, जैसे कि जिनका सिलेक्शन हो गया, अब कभी ड्यूटी में जा ही नहीं रहा है, 1 घंटा कार्य कर रहा है, 2 घंटा, तो ये चीज़ यदि आप असंतोषजनक पाए जाते हैं तो फिर से आप लोग का समय बढ़ाया जाता है कि आप उस समय में अच्छा से कार्य कीजिए, ताकि हम आप लोगों को अस्थायी रूप से रख सकें। तो 2 वर्ष तक आप लोग अस्थायी के रूप में ही वहाँ पे रहते हैं। ये ऐसे उतना कोई बड़ा ये आप लोग का इशू है नहीं। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण जानकारी इस नियमावली गजट के तहत प्रकाशित किया गया था, वो सारा चीज़ मैं आप सभी के बीच में एकदम विस्तार पूर्वक रखने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी यदि आप लोग का कोई भी जानकारी चाहिए इस भर्ती से संबंधित, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी इसका जो सिलेबस देखिए, तो सिलेबस का एक मैं आप लोगों का डिटेल पूरा इसका लेकर के आऊँगा कि क्या किस प्रकार से आप लोग का ये सिलेबस रहने वाला है।